जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज के इस वीडियो में फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करेंगे, जिसमें सभी विषयों के प्रश्न हैं। जिस तरह से आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे आते हैं, जीके, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी व्याकरण, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न है। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कर ले। नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया। इस प्रश्न को हमने आपको कल भी बताया था, तो याद कर लीजिए। इसका सही जवाब है 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम क्या किया गया, तो मनरेगा। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए। जीवन का आधारभूत पदार्थ माना जाता है। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है, और साथियों एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है, क्योंकि सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो जीवन का आधारभूत पदार्थ जो माना जाता है, जीव द्रव्य को माना जाता है। तो याद कर लीजिए, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जीव द्रव्य। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर कहा जाता है। और यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को। और प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को। सभी को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग में होगी। चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे, और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो। तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो सबसे अधिक होगी किस कलर में, तो याद रखिएगा लाल रंग में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। लाल कलर के बाद पीला, फिर उसके बाद हरा में, लेकिन सबसे पहले लाल में। चलिए आगे देखिए। चूज द मोस्ट सूटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन फिल करना है। दया इज सफरिंग, खाली स्थान, फीवर। तो देखिए प्रीपोजिशन में आपने एक रूल पढ़ा होगा, जहाँ पर भी आपको ये सफरिंग वर्ड दिखाई पड़ता है, उसके साथ हमेशा फ्रॉम का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हमारा पूरा सेंटेंस जो होगा, दया इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो इस बात को नोट करेंगे कि जहाँ पर भी सफरिंग वर्ड का प्रयोग हो, उसके साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन लगेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, फ्रॉम। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर आपको डिले का एंटोनिम बताना है। आई थिंक ये प्रश्न आप सभी को आसान लगेगा, क्योंकि डिले का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है, देर करना। तो इसका उल्टा क्या होगा यहाँ पे बताना है। तो देखिए इसका जो एंटोनिम होगा कुछ इस प्रकार से होगा। एडवांस भी होता है इसका एंटोनिम। डिले का मतलब एडवांस, एडवांस का मतलब आगे, ठीक है। और इसका ये भी होता है कंटिन्यूएशन। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है जो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, देखिए होल्ड तो होगा नहीं, क्योंकि होल्ड का मतलब होता है रोकना। पोस्टपोन भी नहीं होगा, इसका मतलब होता है टालना। रेस्ट्रिक्ट भी नहीं होगा, इसका मतलब होता है पाबंदी लगाना। हमको यहाँ पे एंटोनिम बताना है, ना कि सिनोनिम। एंटोनिम का मतलब उल्टा, तो डिले का मतलब देर, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जारी रखना, यानी कि एडवांस। चलिए आगे देखिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम बॉटम लाइन। इसका आपको बताना है क्या होगा। और देखिए आपके एग्जाम में भी बिल्कुल इसी तरह के इंग्लिश के प्रश्न पूछे जाएंगे, और हम लोग प्रैक्टिस सेट में सभी विषयों के प्रश्नों को कवर करेंगे, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। तो देखिए यहाँ पे बताना है बॉटम लाइन। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। देखिए बॉटम लाइन का हिंदी मीनिंग होता है महत्वपूर्ण तथ्य, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की शपथ किसने ली है। ये करंट अफेयर्स के प्रश्न है, और साथियों आपको करंट अफेयर्स के प्रश्नों को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में 5 से 6 करंट अफेयर्स से भी पूछे आते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, किसने शपथ ली है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में। तो याद रखिएगा
प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने। याद कर लीजिए, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इन्हें द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति यानी इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शपथ दिलाया गया है। चलिए आगे देखिए, इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है। चलिए आप सभी 8 के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों, आप सभी इस प्रैक्टिस सेट को डेली अटेंड करें। आपको 24 घंटे में से मात्र आधे घंटे का समय निकालना है और डेली इस क्लास को अटेंड करना है। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपने तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। देखिए साथियों, इंडिया हाउस जो है ये कहाँ पर स्थित है, याद कर लीजिए, लंदन में स्थित है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और इंडिया हाउस की स्थापना कब होती है, 1905 में। किसने किया था, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कथकली, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की बात करें तो ये तीनों क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। जबकि भांगड़ा की बात करें तो ये पंजाब का एक लोक नृत्य है, ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो देखिए 3 सेम है, यहाँ पर एक अलग है। तो आंसर क्या हो जाएगा, भांगड़ा। कथकली ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। चलिए आगे देखिए, संकेताक्षर NHRC का अभिप्राय क्या है। NHRC इसका फुल फॉर्म बताना है। याद कीजिए, हमने आपको एक बार बताया था NHRC का फुल फॉर्म। चलिए आंसर कीजिए, NHRC का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। नोट कर लीजिए, करंट अफेयर्स के प्रश्न है। अरुण कुमार मिश्रा। कौन है, अरुण कुमार मिश्रा। और NHRC का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ध्यान रखेंगे। और इसकी स्थापना कब होती है, तो 1993 में। चलिए आगे देखिए, चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, शी हेल्प्ड मी। इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो कैसे बनेगा, मी को आगे करेंगे तो हो जाएगा आई। अब यहाँ पे देखिए हेल्प्ड यानी V2 का प्रयोग हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज। तो आई वाज हेल्प्ड। अब बाय क्या हो जाएगा, हर। तो देखिए किस ऑप्शन में है, आई वाज हेल्पिंग, ये नहीं होगा, आई वाज हेल्प्ड बाय हर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, ध्यान रखेंगे, आई वाज हेल्प्ड बाय हर। चलिए आगे देखिए, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, एकता में बल है। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से, एकता में बल है। इसका ट्रांसलेट क्या बनेगा, तो इसका ट्रांसलेट बनेगा यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। चलिए मैथ्स के प्रश्न है, एक समतल मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 48 मीटर का अंतर है और उसका परिमाप 160 मीटर है, तो मैदान की लंबाई ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ध्यान दीजिए। एक समतल मैदान है जिसकी लंबाई और चौड़ाई में 48 मीटर का अंतर है, यानी कि मैदान जो है आयताकार है। मान लेते हैं लंबाई क्या, x मान लेते हैं, लिख देते हैं L बराबर x। तो चौड़ाई हमारा हो जाएगा x माइनस 48। यहाँ पर देखिए आपको x y नहीं मानना है, नहीं तो लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, शॉर्ट में बनाना है आपको। तो लंबाई को मान लीजिए x और चौड़ाई को मान लेते हैं यहाँ पे x माइनस 48। अब क्या बोला गया है, और इसका परिमाप दिया हुआ है 160 मीटर। तो आप लोग बताइए आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B। ये दिया हुआ है 160 मीटर। अब यहाँ पे L का और B का मान रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 × L का मान x है प्लस B का मान x माइनस क्या है 48, और ये इक्वल में क्या है 160 है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए x और x 2x हो जाएगा, फिर 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, और 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4x और माइनस में क्या था 48। तो 48 को 2 से मल्टीप्लाई करना था तो ये 96 इज इक्वल 160। अब देखिए 4x बराबर
160 और प्लस 96। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगा, 160 में 96 को ऐड करेंगे तो ये 6, 15, 2, 256/4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये जाएगा आपका 4, 6 और 4, 64। यहाँ पे लंबाई बोला जा रहा है तो हमने लंबाई को x माना था, तो x का मान क्या आ गया, 64। देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी। और देखिए साथियों, अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। तो देखिए औरंगजेब ने सिख धर्म के 9वें गुरु, नाम क्या था, गुरु तेग बहादुर, ध्यान रखेंगे सिख धर्म के 9वें गुरु थे, इनकी हत्या करवा दी थी 1675 में, ध्यान रखेंगे। सिख धर्म की बात करें तो सिख धर्म में प्रथम गुरु जो माना जाता है, किसे माना जाता है, तो गुरु नानक देव को। और अंतिम यानी कि 10वें गुरु कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह है, जिनका जन्म होता है 1666 में और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। चलिए 15 के लिए आंसर बताइए। और जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, यहाँ पर आपको इस चैनल पर डेली रात 8 बजे और 8:30 बजे क्लास देखने को मिलेगा, तो टाइमिंग को ध्यान रखें। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा दयाराम साहनी, इन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। यहाँ पर लखनऊ से बताना है, कुंवर सिंह ने बिहार से किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से किया था, तो लखनऊ से किसने किया था, तो याद रखिएगा बेगम हजरत महल ने, पूरा नाम है बेगम हजरत महल ने, इन्होंने लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। चलिए आंसर कीजिए फटाफट से, सौर प्रणाली की खोज किसने किया था। तो यहाँ पर जो भी बच्चे कोपरनिकस को बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है कोपरनिकस ने। वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए वास्तविक का अगर संधि विच्छेद करें तो ये होगा वास्तव, इस तरह से वास्तव और जोड़ इक, तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, इक प्रत्यय। आगे देखिए, कटोरे में दही जम गई, इस वाक्य में किनसे संबंधित अशुद्धि दी गई है। चलिए आंसर बताएंगे, यानी कि आपको बताना है कटोरे में दही जम गई, इस वाक्य में कौन सी त्रुटि है और इसका सही क्या बनेगा। तो इसमें जो त्रुटि है, देखिए इसका शुद्ध रूप क्या होगा, कटोरे में दही जम गई नहीं होगा, दही जम गया। तो यहाँ पे जो है लिंग अशुद्धि है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लिंग, यहाँ पे गई नहीं होगा गया होगा, यानी कि कटोरे में दही जम गया। स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद होता है स्व जोड़ अधीन। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन में स्व जोड़ अधीन। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन से हैं। चलिए आंसर बताएंगे, बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और देखिए साथियों, आप लोग सेशन को शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन एंड होने के बाद आप सभी सेशन को जितना हो सके शेयर करें। अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ क्या होता है। चलिए आंसर बताइए, अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ, याद रखिएगा, अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, चलिए किसी पिंड का वेग समरूप कब कहा जाता है, जब क्या हो, तो जब वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो।
तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वेग कौन सी राशि है, सदिश या फिर अदिश? तो याद रखिएगा वेग सदिश राशि है और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। आगे देखिए, गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है? तो साथियों गायरोस्कोप की बात करें, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। पहला ऑप्शन सही जवाब है। और इसका उपयोग कहाँ पर होता है? तो घूर्णन एवं कोणीय वेग ज्ञात करने में उपयोग होता है गायरोस्कोप का। पृथ्वी के परितः घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह यानी कि सैटेलाइट नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होता है? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। देखिए होता क्या है, पृथ्वी के परितः घूमता हुआ एक सैटेलाइट नीचे नहीं गिरता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण इसकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका। चलिए आगे देखिए, एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार मापने वाली मशीन पर खड़ा है तो मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट की गति करेगी किस ओर? तो यहाँ पे देखिए समान चाल से ऊपर की ओर, यही नहीं होगा, समान त्वरण से नीचे की ओर, समान त्वरण से ऊपर की ओर, मुक्त रूप से नीचे की ओर। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है तो मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट जो है नीचे की ओर मुक्त रूप से गति करेगी। ध्यान रखेंगे। घूर्णन करती एक गोलमेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है, निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा? सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो देखिए साथियों, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है तो उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। सही जवाब है सी ऑप्शन। नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब है। निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ क्या समझौता कहा था? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो किस व्यक्ति ने कहा था मूल अधिकार हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है? तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था। इनका जन्म पूछा जाता है 1888 में हुआ था और मृत्यु 1975 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ प्रस्तावित है? तो देखिए 2023 में जो आयोजन होने जा रहा है 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 के मध्य विश्व कप क्रिकेट का आयोजन किया जाएगा। याद रखिएगा 5 अक्टूबर से 19 नवंबर। और ये कहाँ पर? तो अपना भारत में। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। और यह 13वां संस्करण होगा विश्व कप का, ये 13वां संस्करण होगा। और 2019 जो विश्व कप हुआ था क्रिकेट किसने जीता था? तो इंग्लैंड ने जीता था। और 2019 में विश्व कप क्रिकेट का उप विजेता कौन था? तो न्यूजीलैंड, आपको याद होगा। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं? तो देखिए साथियों, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो। तो सही जवाब है आपका डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद होगा जीबी मावलंकर। और अभी वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है? तो इसे रखा जाता है, याद रखिएगा, अनुच्छेद। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मूल कर्तव्य के तीसरे स्थान पर। सही जवाब है बी ऑप्शन।
भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? चलिए 33 के लिए आंसर बताइए फटाफट से आप सभी। तो साथियों भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। तो जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर को, तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर को। और इसी 13 दिसंबर वाली बैठक यानी तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था। सभी को ध्यान रखें। संस्कृत ग्रंथ जामवती कल्याणम निम्न में से किसकी रचना थी? तो संस्कृत ग्रंथ है जामवती कल्याणम, ये रचना है कृष्णदेव राय की। ध्यान रखेंगे। इनकी और एक रचना है, याद रखिएगा, अमुक्त माल्याद, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। और कृष्णदेव राय की बात करें, बाबर के समकालीन थे और कृष्णदेव राय तुलु वंश का शासक था। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए तुगलमा नीति का प्रयोग किया था बाबर ने किस युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि हुआ था 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। खानवा का युद्ध पूछा जाता है, तो ये 1527 में हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? रंजीत सिंह जो है शुक्र रचकिया मिसल से संबंधित है। आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रंजीत सिंह कौन था? तो देखिए रंजीत सिंह ने अफगानिस्तान के राजकुमार शाह शुजा से ही कोहिनूर हीरा को प्राप्त किया था। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो बहुत ही सिंपल है, आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, 1829 में सती प्रथा के अंत में सहयोग दिया था। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो साथियों बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया था। तो सही जवाब होगा आपका डी ऑप्शन, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह की शुरुआत 1760 के दशक में प्रारंभ हुआ था। आगे देखिए सिजगी क्या है? तो सिजगी के बारे में भी हमने आपको एक बार बताया था। सिजगी क्या है? तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति को बोला जाता है सिजगी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। चलिए आगे देखिए, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? चलिए आंसर कीजिए 40 के लिए फटाफट से। देखिए हमने आपको बताया था मगध साम्राज्य पर सबसे पहला शासन किसका था? तो हर्यक वंश का। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और लास्ट में आता है कण्व वंश। तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक हर्यक वंश यानी हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। ध्यान रखेंगे। वर्ष 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता? तो साथियों ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। आगे देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने कहा था? बलबन ने कहा था। ध्यान रखेंगे किसने? ये गुलाम वंश का शासक था बलबन। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो साथियों पथिक, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, ये राम नरेश त्रिपाठी की रचना है।
तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, तंजौर का जो राजराजेश्वर मंदिर है इसको वृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम ने। ध्यान रखेंगे, किसने? राजराज प्रथम ने। विजयालय की बात करें तो ये चोल वंश का संस्थापक था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां पर आयोजित किया गया था? और देखिए साथियों, सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा और जिसने सेशन को लाइक नहीं किया है साथ में लाइक भी कर दें। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, 1961 में बेलग्रेड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु के क्षैतिज संचालन से होने वाला ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो साथियों ये कहलाता है क्या? तो याद रखिएगा संवहन। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है फिलीपींस के मनीला में, लेकिन राष्ट्रीय पूछे तो उड़ीसा के कटक में। चलिए आगे देखिए, अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में कौन सा अवरोही क्रम सही है? तो अभी के अकॉर्डिंग की बात करें तो भारत जो है जनसंख्या के मामले में सबसे आगे निकल चुका है, तो उसी हिसाब से आपको आंसर करना है। देख लीजिए क्या ऑप्शन में भारत है, तो देखिए डी ऑप्शन में पहले भारत भी है, तो भारत, दूसरे स्थान पर चीन, फिर यूएसए। तो सही जवाब होगा डी, ना कि आपका चाइना वाला होगा। अगर ऑप्शन में ना रहे तो आप प्रथम स्थान चाइना को दे सकते हैं। निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली थी? तो ये मिली थी डचों को। यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? तो रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उनको ये सम्मानित किया गया था किस रचना पर? तो याद रखिएगा उर्वशी। सही जवाब है सी ऑप्शन। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर करना ना भूलें।